चलिए अब हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं। उनसे समझते हैं मार्केट का मूड माहौल इस समय। अब हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। तो क्या एक सेंस बन रही है कि मार्केट में एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत हुई, भले ही वो जीएसटी ट्रिगर की वजह से हुई हो या कोई भी ट्रिगर रहा हो, एक लंबे समय के बाद एक शायद मोमेंटम वापस आ रहा है? अनुज देखिए, डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और मार्केट के लिए दो सबसे बड़े एक एक इश्यूज थे झेलने के लिए। एक था यूएस टैरिफ का और दूसरा अर्निंग्स डिसलरेशन का। दोनों में ऐसा कुछ इमीडिएट चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये उम्मीद है जीएसटी कट के बाद और जैसे इन्फ्लेशन नंबर्स काफी नीचे के लेवल पे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का सपोर्ट है और कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस है। लगता है कि ग्रेजुअली यहाँ से एक तरफ से और अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं रहेंगे और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। और ये भी होप है कि कहीं ना कहीं जाके यूएस इंडिया का टैरिफ सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये दोनों को देखते हुए लगता है कि काफी सारे नेगेटिव्स के बावजूद मार्केट एक तरफ से इस रेंज में ट्रेड किया हुआ है और एक तरफ से वेल बिहेव बोल सकते हैं। तो कोई भी अगर पॉजिटिव यहाँ से उभर कर आता है इधर अर्निंग्स में या टैरिफ सिचुएशन में, डेफिनेटली वो एक अपसाइड ट्रिगर रहेगा। तो ओवरऑल लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए इस मार्केट की रैली को लीड किया है ऑटो स्टॉक्स ने, हर्षा जी। और एक महीने में करीब 15% के रिटर्न्स ऑन एन एवरेज अक्रॉस द स्पेस। क्या व्यू रहेगा अब यहाँ पर, और क्या इन लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है? देखिए, अगर कोई ट्रेडर के हिसाब से देख रहे हैं तो शायद 15-20% का जो रैली हुआ वो भी इतना स्विफ्टली हुआ है, तो एक तरफ से काफी कुछ शॉर्ट टर्म में डिस्काउंट हो चुका है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगले 3-5 साल का व्यू ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो जीएसटी का बूस्ट मिला है ये वन टाइम नहीं है, ये कंसिस्टेंटली लोअर प्राइसेस आपको काफी सारे गुड्स पे दिखेंगे एंड उसके वजह से जो डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखेगा वो भी एक सस्टेनेबल रहेगा। और उसके अलावा जो इंडस्ट्री में जो पॉजिटिव्स थे वो तो है ही। तो ओवरऑल लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको यहाँ से भी और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इतना सारा बड़ा मूव कुछ ही वीक में हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो या थोड़ा करेक्शन हो। हम्म। हर्षा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये मेटल्स ने बहुत अच्छी तेज़ी पकड़ी है, और चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हों चाहे वो प्रीशियस मेटल्स हों, सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। अभी आप मेटल्स पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, अगर आप डिमांड को देखेंगे तो बहुत कुछ खास इम्प्रूवमेंट डिमांड में हर एक मेटल सेगमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रूर ये हो रहा है कि डॉलर के अलावा ऑल्टरनेट एवेन्यूज लोग ढूंढ रहे हैं। तो एक एक मेटल्स का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी एक तरफ से कुछ एटलीस्ट सेगमेंट्स में वो एक तरफ से काम कर रहा है। तो यानी कि डॉलर डीबेसमेंट का अगर आप आर्ग्यूमेंट लगाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा यूएस डॉलर से या यूएस ट्रेजरी से मूव करके हार्ड एसेट्स पे आ जाए, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। सेकंड है, चाइना में काफी सारे कैपेसिटीज को उन्होंने रैशनलाइज करने का सोचा है और उसके वजह से भी सप्लाई साइड में काफी कंस्ट्रेंट आया हुआ है। तो लगता है कि इस समय में डिमांड साइड कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन सप्लाई साइड में डेफिनेटली कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं और एक नया बाइंग का एंगल आ रहा है जो डॉलर डिबेसमेंट की वजह से। तो ये सब देखते हुए लगता है कि यहाँ से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट मेटल प्राइसेस में और स्टॉक्स में भी होना चाहिए। हम्म। अच्छा हर्षा जी, ये डिफेंस में ऊपर से काफ़ी कूलिंग ऑफ हुई थी, स्टॉक से रिट्रेस हुए थे। कहीं कहीं का 10%, कहीं कहीं पे 20% तक का रिट्रेसमेंट देखा हमने, गिरावट आई। आपने क्या व्यू रखा है अब इस प्राइस में? थोड़ा सा एडिशन, या फिर जो लोग बहुत हायर लेवल्स पे ट्रैप्ड हैं, निवेशित हैं, एवरेज आउट करना चाहिए क्या अपने आप को? देखिए, फिर भी या फिर यहाँ पर भी मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आप हम्म। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और हर एक दिन क्या न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या मार्केट का सेंटिमेंट है, वो आपको देखना जरूरी रहेगा। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जो हम म्यूचुअल फंड के हिसाब से हम करते हैं, तो हम ये डेली मूवमेंट्स पे इतने फोकस नहीं करते हैं और बल्कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या डिमांड ग्रोथ रहेगी, क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी, कंपनीज की अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, उसके ऊपर हम व्यू लेते हैं।
तो उस हिसाब से हमने हमारे पोर्टफोलियोज में डिफेंस का जो पोजीशनिंग था वो कंटिन्यू कर रहे थे, बल्कि थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट भी बुक किए थे ऊपर के लेवल पे, लेकिन वो तो एक एक नेचुरल फिनोमिनन है। बट अदरवाइज जो ओवरवेट पोजीशन था पोर्टफोलियोज में वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। एंड हमारा व्यू अभी भी यही है कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, स्पेशली जो जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत ही बहुत ही कम टाइम आपको मिलेगा जहाँ पे इतना बड़ा डिमांड ड्राइवर्स आपके सामने रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में डिफेंस का इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये हर जगह एक तरफ से डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एक तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो चुका है। तो उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स तो जरूर पॉजिटिव रहेंगे, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी कोई नेगेटिव्स नहीं है। सिर्फ आपको हर कुछ महीनों में हर कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद वैल्यूएशंस को एक बार रीएवैल्यूएट करना जरूरी है, और ऐसे पोर्टफोलियो भी एक तरफ ना टिल्ट हो जाए जहां पे बहुत परफॉर्मेंस आ रहा है और वहीं पे आप फिर से आपके निवेश कर रहे हैं। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ठीक से कर रहे हैं और वैल्यूएशन को नजर रख रहे हैं तो यहाँ पे और काफी लंबा आपको अपसाइड मिल सकता है। एक आपके आने से पहले हम क्विक कॉमर्स की बात कर रहे थे, इस पर क्या व्यू है? और ओवरऑल न्यू एज कंपनियां क्या आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं क्या? अनुज, हम न्यू एज कंपनीज को एक तरफ से कंप्लीट सभी कंपनीज को न्यू एज कंपनी और उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो में लेने का या नहीं रखने का डिसाइड नहीं करते। हम हर एक अंडरलाइंग बिजनेस को एवेल्युएट करके लेते हैं, और विद इन न्यू एज बिजनेसेस डेफिनेटली क्विक कॉमर्स जो आपने हमारे पोर्टफोलियोज में भी देखा होगा, काफी समय तक हम इसमें बुलिश हैं और वन ऑफ द टॉप पोर्टफोलियो पिक्स हैं। और हमें लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे जो वैलिडिटी का क्वेश्चन था पिछले कुछ साल पहले कि क्या क्विक कॉमर्स एक एक रिटेल में एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन तो अभी आई थिंक क्लियरली आंसर हो चुका है। ये बिजनेस मॉडल तो सस्टेन होगा। अभी क्वेश्चन आता है कि कौन से कंपनीज कितने ग्रो हो सकते हैं और क्या लीडरशिप पोजीशन रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो वहां पे आपको पोर्टफोलियो पिक्स बनाने होंगे, लेकिन जरूर जो बिजनेस मॉडल का वैलिडिटी था वो आई थिंक क्लियरली एस्टेब्लिश हो चुका है। और ये तो मतलब यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो अभी तक हमने देखा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल सकते हैं। बहुत ही कम टॉप लाइन लेवल्स या बहुत ही नेसेंट पेनिट्रेशन देखा हुआ है। तो यहाँ से तो बहुत आगे जाने का एक्सपेक्टेशन। ओके। अच्छा हर्षा जी, हमने कमोडिटीज़ पे मेटल्स पे बात करी, बट अगर आप बीते 6-7 महीने की क्रूड की ट्रेजेक्ट्री को देखें, विद ऑल काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सब कुछ हुआ, लेकिन ट्रेजेक्ट्री जो है वो 65-66 और 70 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर अगर आप देखें डिलीवर हो ही नहीं पा रही, जा ही नहीं रही। आप लोग ऑयल गैस पर क्या व्यू रखते हैं इस वक्त, एंड मोर स्पेशली ओएमसीज, यहाँ पे क्या टेक है आपका? देखिए, बिल्कुल इतने सारे वॉर्स और जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बावजूद क्रूड में कोई अपसर्ज नहीं आया है, और यही व्यू है कि over a period of time, demand for oil will continue to go down because of other fuels and other energy sources. तो अगर वो है तो क्रूड यहाँ से नहीं लगता है कि बहुत आगे तक जा पाएगा प्राइस लेवल्स पे। तो उस हिसाब से हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक पॉजिटिव व्यू लिया है। हमें लगता है कि जो प्राइस है क्रूड प्राइसेस का वो बिनाइन रहेगा, और यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मेंटेन होता नजर आ रहा है, और ये सब वैल्यूएशन में काफी ठीक ठाक अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। तो विद इन ऑयल एंड गैस हमें लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। अच्छा, हालांकि हर्षा जी आज सेबी की बोर्ड बैठक है, हालांकि वीकली एक्सपायरीज को लेकर उसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन मान के चला जा रहा है कि शायद वीकली एक्सपायरीज का आने वाले समय में, निकट भविष्य में अस्तित्व खत्म हो जाए। हमने एज ए हम इस स्टूडियो में मौजूद होते हैं, बातचीत करते हैं, हमने एक बड़ा दौर देखा एक्सचेंजेस को पैसा बनाते हुए, लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट करते हुए। ब्रोकिंग हाउसेस थे इसमें डिपॉजिटरीज थे, एएमसीज थी। वीकली एक्सपायरीज का जाना, इनका अस्तित्व में ना रहना, मेरे ख्याल से एक एक्सचेंजेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अपने निवेश को
अब बदले स्वरूप में कैसे अलाइन करना चाहिए? इस पूरी थीम में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए क्या अब? देखिए, पहली बात ये है कि हमें पता नहीं है कि वो क्या डायरेक्शंस आएंगे, क्या गाइडलाइंस आएंगे इसके हिसाब से। तो अभी तो कुछ भी बोलना स्पेकुलेशन रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक तरफ से अगर वीकली ऑप्शंस नहीं रहेंगे और मंथली में शायद कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यही होगा कि एक बार एक एक नीजक इम्पैक्ट रहेगा वॉल्यूम्स पे। जो जो ऑप्शंस के वॉल्यूम्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो ब्रोकिंग हाउसेस या स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर एक बार का नीजक रिएक्शन आएगा आपके वॉल्यूम्स में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर इंडिया का जो जो इन्वेस्टिंग हैबिट है, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, वो कंटिन्यू होते रहेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स ठीक रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा गिरावट आएगी फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। यस, एक बार के लिए डेफिनेटली एक रीएडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। क्या वैल्यूएशंस होंगे और क्या नए अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी आपको दिखाई देगा ये सब पे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज के बिना एक इकोनॉमी ग्रो हो सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस को चलता रहेगा, उसके अर्निंग्स पोटेंशियल और वैल्यूएशन को एक बार रीएवैल्यूएट करना जरूरी रहेगा अगर ऐसा कुछ गाइडलाइंस में आता है। चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे खुल के अपने विचार रखे, शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हैव अ नाइस वीकेंड, और आपका हफ्ता का अंत अच्छा हो, यही शुभकामनाएं आपको। लेकिन अब इस हफ्ते के बाद